हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास या पिछले ग्रंथों की बात करें तो हमने काव्य प्रकाश काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में पढ़ा है, साहित्य दर्पण को पढ़ा है, नाट्य शास्त्र को भी पढ़ा है। नाट्य शास्त्र जो है वह भरत मुनि द्वारा रचा गया एक ऐसा ग्रंथ कह सकते हैं या ऐसी रचना कह सकते हैं जिसमें नाट्य जो है या रूपक जो है उस रूपक के भेदों का जो है वह अद्योपांत जो विवेचन है वह नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा किया गया है। इसके बाद इसकी उपजीव्यता के आधार पर जो भरत जो है उन्होंने नाट्य शास्त्र में रूपकों के भेदों का वर्णन किया, उसी के आधार पर जो है वह दश रूपक जो है वह दश रूपक लिखा गया था। तो ये दश रूपक जो है उस दश रूपक में मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो दश रूपक में प्रतिपाद्य विषय वही है कि जो नाटक के या रूपक के जो 10 भेद हैं, नाटकम प्रकरणम भाणा सब नाटकम प्रकरणम भाणा प्रहसन डीमा व्यायोग समवकारो विथ्यंगेहा मृगा इति, ये जो रूपक के जो 10 भेद हैं उन 10 भेदों का अद्योपांत विवेचन हो सकता है। वो नाटक हो सकता है, प्रकरण हो सकता है, डीम हो सकता है, व्यायोग हो सकता है। इनका जो लक्षण क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जो है वह होती हैं, कितने अंक होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं वह दश रूपक में इनका वर्णन मिलता है। तो हम आज की क्लास जो है उसमें दश रूपक जो है उस दश रूपक को पढ़ेंगे। दश रूपक की रचयिता की बात करें तो आपको पता है कि दश रूपक के जो रचयिता है वह है धनंजय। दश रूपक के जो रचयिता है वह है धनंजय। सबसे पहले जो रचयिता है उस रचयिता का जीवन परिचय के बारे में हमें पता होना चाहिए। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का जो नाम था वह था विष्णु नाम था। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? इनके पिताजी का नाम जो है वह विष्णु था। धनंजय जो है वह किसके आश्रय में रहते थे? इनको आश्रय देने वाले आश्रय दाता कौन थे? तो राजा मुंज जो थे, राजा मुंज जो है वह इनके आश्रयदाता थे। और राजा मुंज जो है वह वाकपति राज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वाकपति राज के नाम से ये जो राजा मुंज थे वह प्रसिद्ध थे। क्लियर? अब इनका समय जो है, इनका समय क्या था उसकी बात करते हैं। तो धनंजय जो थे उनका समय था 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इनका जो समय था वह था 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना जो है वह प्रसिद्ध रचना है दश रूपकम। दश रूपकम इनकी रचना है। और दश रूपकम में किसका वर्णन है? तो आपको पता है कि जो रूपक के 10 भेद हैं उन रूपक के 10 भेदों का अद्योपांत विवेचन जो है वह इस दश रूपक में किया गया है। और दश रूपक पर टीका, प्रसिद्ध टीका जो है वह कौन सी है? तो अवलोक टीका। अवलोक टीका जो है वह दश रूपक पर लिखी गई थी। और इसके टीकाकर्ता जो है वह कौन है? तो इसके टीकाकर्ता जो है वह धनिक जो है वह इसके टीकाकर्ता है। क्लियर? और ये बहुत प्रसिद्ध टीका है। दश रूपक पर लिखी गई टीका का नाम है अवलोक और उसके जो रचयिता है वह धनिक है। क्लियर? अब दश रूपक जो है उसका विभाजन की बात करें, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ है वह उसका कोई ना कोई विभाजन होता है। हो सकता है काव्य प्रकाश की बात करें तो उल्लासों में 10 उल्लासों में विभक्त है, साहित्य दर्पण की बात करें तो 10 परिच्छेदों में विभक्त है। इसी प्रकार जो दश रूपक है वह दश रूपक भी 4 प्रकाशों में बटा हुआ है ना। इसका विभाजन किसमें है? तो इसका जो विभाजन है वह 4 प्रकाशों में है। ठीक है। अब प्रश्न जो है वह इसकी वर्ण विषय जो है, 4 प्रकाश जो है उन 4 प्रकाशों का सबसे पहला नाम क्या है और इसके चारों प्रकाशों में वर्ण विषय क्या है,
यहां से प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहली बात करें, प्रकाश है प्रथम प्रकाश। कौन सा? प्रथम प्रकाश। और इसका जो प्रकाश का नाम है वह है वस्तु विभाग। क्या है? वस्तु विभाग इसके प्रकाश का नाम है। और इसमें वर्ण विषय क्या है? तो इसका वो जो वर्ण विषय है वह है नाट्य स्वरूप, नाट्य स्वरूप, नाट्य प्रयोजन, नाट्य स्वरूप, नाट्य प्रयोजन। इसके बाद है नृत्य और नृत्य स्वरूप। फिर है रूपक के भेद। रूपक के सामान्य तौर पे जो 10 भेद हैं उन 10 भेदों का सामान्य तौर पर विवेचन यहां पर किया गया है। तो रूपक के भेद। इसके बाद और यहां पर है वर्णन, वह है नाट्य प्रयोजन हो गया, अर्थोपक्षेपक, नाट्य संधि, कार्यावस्थाएं, है ना, कार्यावस्था, अर्थोपक्षेपक। इसके बाद है अर्थ प्रकृति, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति। इनका मुख्य तौर पर जो वर्णन है वह पहला प्रकाश है, उस पहले प्रकाश में मिलता है। इसके बाद नाट्य के जो भेदक तत्व हैं, है ना, 3 प्रकार के नाट्य के भेदक तत्व हैं, वस्तु, नेता और रस। तो उस नाट्य के भेदक तत्वों का वर्णन भी, नाट्य के भेदक तत्व, इसका वर्णन भी जो है वह पहले प्रकाश में मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वर्ण विषय वह पहले प्रकाश, और मुख्य तौर पर जो परीक्षा में पूछा जाता है वह पहले प्रकाश की ही जो कथा वस्तु है या पहले प्रकाश का वर्ण विषय वही पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अब दूसरे प्रकाश की बात करते हैं। दूसरे प्रकाश जो है, उस दूसरे प्रकाश का नाम है वह है नेत्री प्रकाश, द्वितीय प्रकाश। और इस द्वितीय प्रकाश का नाम है वह है नेत्री प्रकाश। उसका नाम क्या है? नेत्री प्रकाश। और इसमें जो वर्ण विषय है वह है नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद। इसका वर्णन जो है वह द्वितीय प्रकाश में मिलता है। तृतीय प्रकाश की बात करते हैं, तो तृतीय प्रकाश जो है इसका जो नाम है वह है रूपक लक्षण प्रकाश, रूपक लक्षण प्रकाश। और इसमें जो है वह भारती वृत्ति एवं रूपक के भेदों का वर्णन, ये तृतीय प्रकाश में मिलता है। पहले प्रकाश में रूपक का वर्णन, रूपक के भेद जो हैं उसमें सिर्फ यही मिलता है कि रूपक जो है उसके 10 भेद हैं, नाटकम संप्रकरणम भाण प्रहसनडीम व्यायोग समवकारो विथ्यंगेहा मृगा इति। एक पद्य के माध्यम से जो रूपक के 10 भेद हैं उनका ही विवेचन मिलता है। लेकिन इन 10 रूपकों का लक्षण क्या है, मतलब आद्योपांत कह सकते हैं, विवेचन जो है 10 रूपकों का वह तृतीय प्रकाश में मिलता है कि नाटक किसको कहते हैं, प्रकरण किसको कहते हैं, भाण किसको कहते हैं, व्यायोग किसको कहते हैं। ये सारे लक्षण जो हैं वह तृतीय प्रकाश में मिलते हैं। अगर परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि रूपक जो है उन रूपकों का वर्णन कौन से प्रकाश में मिलता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि रूपकों का जो वर्णन है वह तृतीय प्रकाश में मिलता है। ठीक है, चलिए चतुर्थ प्रकाश की बात करते हैं।
चतुर्थ प्रकाश। और चतुर्थ प्रकाश का नाम है, वह है रस विचार। क्या है? रस विचार। और इसमें समस्त जो रस हैं उन रसों का विवेचन जो है वह इस प्रकाश में प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से जो हमने देखा वह 10 रूपक जो हैं उन 10 रूपकों का जो वर्ण विषय है 4 प्रकाशों में, उसकी बात अब यहां पर समाप्त होती है। अब 10 रूपक जैसे ही प्रारंभ होता है तो किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ जो है वह मंगलाचरण से होता है। और इसका मंगलाचरण जो है, उस मंगलाचरण को देखते हैं कि इसका मंगलाचरण का प्रकार कैसा है। तो मंगलाचरण कहा है, नमस्तस्मै गणेशाय यत कंठ पुष्करायते मदा भोग घनद्वानो नीलकंठस्य तांडवे दश रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। अब यहां पर जो है सबसे पहली बात, मंगलाचरण का प्रकार कैसा है 10 रूपक का, अगर ये पूछ ले परीक्षा में तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 रूपक का मंगलाचरण जो है वह नमस्कारात्मक है। सबसे पहली बात कैसा है? नमस्कारात्मक है। नमस्कारात्मक है तो किसी न किसी को नमस्कार किया गया, क्योंकि मंगलाचरण के प्रकार, मंगलाचरण जो है वह 3 प्रकार का, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहां पर जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक है। इसका अर्थ देखते हैं कि नीलकंठस्य तांडवे, अर्थात भगवान नीलकंठ, अर्थात भगवान जो शिव हैं जिनका कंठ नीला था, तो ऐसे भगवान है जो नीलकंठ है, अर्थात भगवान शिव जो हैं उनके तांडव के समय मदा भोग घनध्वानो, अर्थात मद जल से परिपूर्ण गंभीर ध्वनि वाला जो कंठ है, यत कंठ जो कंठ है, पुष्करायते, अर्थात वह उस तांडव नृत्य के समय जो है वह कंठ पुष्करायते अर्थात मृदंग का काम करता था। ऐसे जो गणेशाय, ऐसे जो गणेश जी हैं उन्हें तस्मै नमः, ऐसे तस्मै गणेशाय नमः, अर्थात ऐसे गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं, ये कहा जा रहा है। अर्थात जब शिव जी का तांडव नृत्य होता था उस समय जो गणेश जी हैं उन गणेश जी का जो कंठ है जो कि मद जल से परिपूर्ण गंभीर ध्वनि को उत्पन्न करता है, ऐसे कंठ जो है वह उस समय शिवजी के तांडव के नृत्य के समय मृदंग का कार्य करता था। तो ऐसे मृदंग का कार्य करने वाला जो कंठ है गंभीर ध्वनि से युक्त, ऐसे कंठ वाले जो गणेश जी हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। क्लियर? ये यहां पर कहा गया है। फिर दूसरा पद्य है, उसमें कहा गया है दश रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। अब यहां पर कहा जा रहा है, देखिए यहां पर जो है वो 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो विष्णु भगवान है उनके अर्थ में निकलेगा, दूसरा जो भरत है उनके अर्थ में। ठीक है, तो दोनों अर्थ किस तरह से निकलते हैं? तो पहला जो अर्थ है, एक पक्ष जो विष्णु जी हैं उनके पक्ष में इसका अर्थ निकलेगा कि दशा रूपानुकारेण, अर्थात जो विष्णु है उन विष्णु के 10 जो अवतार हैं, मत्स्य कूर्म आदि जो वराह आदि जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों के अनुकरण से जो भावकाः माद्यन्ति, अर्थात जो भक्त जन है वह माद्यन्ति अर्थात आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। ऐसे तस्मै सर्वविदे, ऐसे सर्वज्ञ जो भगवान विष्णु है उन विष्णु को नमः, मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, तो ये एक तो अर्थ ये हो गया कि 10 अवतार जो हैं, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, कूर्म है, मत्स्य है ना, वराह है, तो ऐसे 10 अवतारों को जो धारण करने वाले हैं या ऐसे 10 अवतारों का अनुकरण करने से जिसके भावका माद्यन्ति, अर्थात जो भक्त जन है वह प्रसन्नचित होते हैं, ऐसे तस्मै सर्वविदे, तस्मै सर्वविदे, ऐसे जो सर्वज्ञ, सर्वविदे का मतलब है जो संपूर्ण सब कुछ जानते हैं, ऐसे जो विष्णु हैं उनको नमस्कार करता हूं। ये यहां पर जो है वह विष्णु जी को नमस्कार किया गया है। फिर भरत मुनि जो है उनके पक्ष में इसका अर्थ होगा कि दशा रूपानुकारेण, अर्थात जो भरत मुनि हैं उन भरत मुनि के द्वारा जो 10 रूपक है ना, रूपक के जो 10 भेद कहे गए, तो नाटकादि जो रूपक के 10 भेद कहे गए हैं उनके अनुकरण के द्वारा जो भाव का सहृदय व्यक्ति जो है वह माद्यन्ति अर्थात प्रसन्नचित होते हैं। ऐसे सर्वविदे अर्थात सर्वज्ञ जो भरत हैं उन भरत मुनि को नमः, नमस्कार करता हूं, ऐसा धनंजय यहां पर कह रहे हैं।
क्लियर। यहां पर जो है वह किस किस को नमस्कार किया गया है, तो सबसे पहला नमस्कार किया था वह किसको किया था, गणेश जी को किया था, है ना। दूसरा नमस्कार किसको किया है, तो दूसरा नमस्कार किया है विष्णु जी को किया। तीसरा नमस्कार किसको किया है, तो भरत मुनि को यहां पर नमस्कार किया गया है। क्लियर। दश रूपक जो है उस दश रूपक में मंगलाचरण का प्रकार कौन सा है, यह पूछ लिया जाए तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इसका। किस किस को नमस्कार किया गया है, गणेश जी, विष्णु और भरत मुनि, इन तीनों को नमस्कार किया गया है। धनंजय ने ये नमस्कार किया है। ठीक है, एक बार इसका अर्थ फिर देख लें कि नीलकंठ से तांडवे, अर्थात भगवान जो नीलकंठ है, अर्थात भगवान शिव जी के तांडव के समय मदाभोग घनद्वानो, अर्थात मद जल से परिपूर्ण जो गंभीर ध्वनि वाला जो कंठ है वह पुष्करायते, मृदंग का काम करता था। ऐसे गणेश जी जिनका कंठ नीलकंठ के तांडव के समय जो है उनका जो कंठ है वह मृदंग का कार्य करता था, ऐसे गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं। इसके बाद दश रूपानुकारेण, अर्थात वराह, कूर्म आदि अवतारों के 10 अवतारों के अनुकरण से, जिसके 10 अवतारों के अनुकरण से भक्तजन जो है वह प्रसन्नचित होते हैं, ऐसे हर्षित होते हैं, ऐसे सर्वज्ञ विष्णवे जो विष्णु भगवान है उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। इसके बाद भरत के अर्थ में इसका अर्थ होगा कि 10 रूपों जो नाटकादि 10 रूपक के भेद हैं उनके अनुकरण से, जिसको भरत ने कहा है, ऐसे उन नाटकादि 10 रूपकों के भेदों के अनुकरण से भाव का माने जो सहृदय व्यक्ति है वह प्रसन्नचित होते हैं, ऐसे भरताय, ऐसे उस भरत मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, अब ये जो है वह मंगलाचरण हो गया 10 रूपक का। अब 10 रूपक का मंगलाचरण होने के बाद अब ये प्रश्न उठता है कि 10 रूपक को लिखने का प्रयोजन क्या है। तो 10 रूपक को लिखने का जो प्रयोजन है वह है स्वसंवेद्य परमानंद रूपो रसास्वादो 10 रूपाणाम फलम। ये है इसका जो है वह प्रयोजन है। और एक बात, एक पंक्ति और लिखी गई है, वह है 10 रूप ज्ञान फलम। ये दोनों जो है वह 10 रूपक के प्रयोजन है कि जो 10 रूपक हैं उन 10 नाटकम प्रकरणम भाण, ये जो 10 रूपक हैं उन 10 रूपकों का ज्ञान करना, यही इस 10 रूपक का फल कहा गया है। और क्या कहा गया है कि जो स्वसंवेद्य परम आनंद रूप रसास्वादन जो है उस रसास्वादन की प्राप्ति ही 10 रूपकों का फल है। क्लियर। स्वसंवेद्य परम आनंद रूप जो रसास्वादन है उस रसास्वादन की प्राप्ति, उस रसास्वादन को करवाना, यही 10 रूपकों का फल कहा गया है। क्लियर। तो ये 10 रूपक जो हैं, ये पंक्तियां जो हैं वह वृत्ति से ली गई हैं। ये दोनों पंक्तियां प्रवृत्ति से ली गई हैं कि 10 रूपक जो हैं उन 10 रूपकों का फल कौन सा है या क्या है। तो एक तो है कि स्वसंवेद्य परमानंद रसास्वादन की प्राप्ति करवाना, यही 10 रूपक का फल है। और दूसरा है जो नाटकम प्रकरण भाण आदि जो 10 रूपक हैं उनका ज्ञान करवाना ही इसका फल कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है वह इसके फल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि नाट्य जो है वह कहते किसको है। नाट्य कहते किसको है, तो कहा गया है अवस्थानुकृतिर नाट्यम। क्या कहा गया है, अवस्थानुकृतिर नाट्यम। ये जो परिभाषा है वह नाट्य की है। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है। अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है। आंगिक वाचिक सात्विक और आहार्य। आंगिक वाचिक सात्विक और आहार्य, ये 4 प्रकार के क्या है, तो ये 4 प्रकार के अभिनय कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं, 4 प्रकार के अभिनय कहे गए हैं।
ये याद रखना, अभिनय के भेद है ये। तो आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य, ये अभिनय के चार भेद कहे गए हैं। तो इन चार अभिनयों के द्वारा अवस्थाएं जो है, उन अवस्थाओं का अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है। क्लियर? तो ये जो है वह नाट्य की परिभाषा हो गई कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्थाएं जो है उन अवस्था का अनुकरण करना ही जो है वह नाट्य कहलाता है। फिर है रूपम, तो कहा गया है रूपम दृश्यतो उच्यते। अब कहा गया है रूपम दृश्योतयोच्यते, अर्थात जो ये नाट्य है वही नाट्य जो है वह दृश्य, अर्थात वह नेत्र, आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा दर्शनीय होने के कारण वही नाट्य जो है वह रूपम कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपम कहलाता है। अर्थात वह चक्षु रूपम दृश्योतयोच्यते, अर्थात वह जो नाट्य है वही नाट्य चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होने के कारण वह रूप संज्ञा को प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरी जो संज्ञा होती है इसकी वह होती है रूपकम, और कहा गया है रूपकम तत्समारोपात। रूपकम तत्समारोपात, अर्थात इसी नाट्य की जो है वह रूपक संज्ञा भी होती है। कब होती है? तो तत्समारोपात, तत् मने तत्समारोपात, अर्थात जो अनुकर्ता यानी जो नट है उस नट में नाट्य का मंचन होने पर जो पात्र है, रामादि जो है, उन रामादि पात्रों का उस नट पर या अनुकर्ता में आरोप होने के कारण वही नाट्य जो है वह रूपक की संज्ञा को प्राप्त होता है। क्लियर? एक बार फिर समझें कि रूपकम तत्समारोपात, अर्थात जो नाट्य है वही नाट्य जो है वह रूपक की संज्ञा को भी प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो नाट्य होता है उस नाट्य में जो नट होता है उस नट में जो नाटक के पात्र हैं, जैसे कि राम है, रावण है, उन नाट्य में प्रयुक्त होने वाले पात्रों का उस नट में आरोप किया जाता है, इसलिए वह रूपक की संज्ञा को प्राप्त भी हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? रूपक कब कहेंगे? तो रूपकम तत्समारोपात, अर्थात उसको रूपक कब तब कहेंगे कि जब वह रूपक, जब उसमें पात्रों का, नट में जो है वह विभिन्न पात्रों का उस पर आरोप किया जाता है, तब उसको रूपक कहा जाता है। जैसे मुख चंद्र, क्या एक शब्द है? मुख चंद्र। अब यहां पर जो मुख है उस मुख में किसका आरोप किया गया है? चंद्रमा का आरोप किया गया ना। मुख पर किसका आरोप किया गया है कि तुम्हारा मुख जो है वह किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो उसी प्रकार जो रूपक होता है, जो नाट्य है, उस नाट्य की रूपक संज्ञा तब होगी जब जो नट है, जो अनुकर्ता है, उसमें राम आदि जो पात्र हैं, उन राम आदि पात्रों का उस नट में या अनुकर्ता में जो है वह आरोप किया जाता है, और उसको कहते हैं रूपक कहते हैं। नाट्य, रूपम और रूपक, ये तीनों चीजें जो है वह अर्थ की अपेक्षा से अगर देखें तो एक ही है। जैसे कि इंद्र, शक्र, पुरंदर, इंद्र, शक्र, पुरंदर, तीनों जो हैं वह देवतावाचक इंद्र के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, है ना। लेकिन जो है वह इसमें प्रवृत्ति निमित्तक जो अर्थ भेद है, जब ये जो नाम है वह विशेष कारणों के कारण, है ना, विशेष कारणों के कारण जो है वह इनके अर्थ में या इनके प्रयोग में कुछ न कुछ अर्थ जो भिन्नता है वह पाई जाती है। उसी प्रकार नाट्यम, रूपम और रूपकम, ये तीनों जो है इनकी अर्थ की अपेक्षा से इनमें भेद नहीं है, लेकिन इनका प्रवृत्ति निमित्तक अर्थात इनका जब प्रयोग देखें
इन शब्दों का, तब इनमें कुछ भिन्नता होती है। जब जो नाट्य होता है उसको नाट्य कब कहते हैं, तो जब अवस्थाओं का जब अनुकरण की बात होगी तब उसको नाट्य कहेंगे। और वही नाट्य जो है जब वह दृश्य चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होगा तो उस अर्थ में उसी नाट्य को क्या कहते हैं, तो रूप कहते हैं। और वही नाट्य जो है अगर उसमें जो नट आदि जो है उस नट आदि में रामादि पात्रों का आरोप किया जाता है तो ऐसे सेंस में उसी नाट्य को ही कौन सी संज्ञा हो जाती है, तो उसकी रूपक संज्ञा हो जाती है। क्लियर हो गया यहां तक कि नाट्यम क्या है, रूप क्या है और रूपकम क्या है। तीनों चीजें जो हैं वैसे अर्थ की अपेक्षा से इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्तक इसमें तीनों में कुछ भेद है और उनके कार्यों की अपेक्षा से ही इनमें कुछ न कुछ भेद पाया जाता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं रूपक की। यहां पर बात हो गई तो जो रूपक है उस रूपक के भेद कितने हैं अब उसको देखते हैं। तो रूपक के जो भेद है वह 10 है। रूपक भेद कौन कौन से हैं, तो आपको पता ही है, नाटकम, नाटकम सप्रकरणम भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोगः, समवक्कारो, व्यायोगः समवक्कारो, विथ्यंगेहा, विथ्यंगेहा मृगा इति। ये जो है वह रूपक के भेद हैं। कौन कौन से, तो एक तो है नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक और ईहामृग। विथि, अंक और ईहामृग ये तीन यहां हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये विथि 8 हो गया। अंक जो है वह 9 और ईहामृग जो है वह 10। तो इस प्रकार से जो रूपक है उस रूपक के ये 10 भेद जो है वह हो जाते हैं। और इसमें दशधेव रसाश्रयम ये पंक्ति भी कही गई है, दशधेव रसाश्रयम। ये जब रूपकम तत्समारोपात ये पंक्ति जब कही गई थी, जब नाट्य, रूपम और रूपकम इन तीनों की डेफिनेशन को दश रूपक में स्पष्ट किया, तब रूपक की जब परिभाषा की गई कि रूपकम तत्समारोपात, अर्थात जो नट है उस नट में राम आदि के आरोप होने के कारण उसी नाट्य को रूपक कहा जाता है। उसके बाद अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि दशधेव रसाश्रयम, अर्थात वह जो रूपक है वह रूपक रसों के आश्रय से होने वाला है और दशधेव, दशधा एव 10 प्रकार का ही होता है। तो याद रखना जो नाट्य या रूपक है वह किसके आश्रय से होता है, तो वह रसाश्रय से होता है। क्लियर। नाट्य या रूपक जो है वह रसों के आश्रय से होने वाला है, होता है। और वह कितने प्रकार का है, 10 प्रकार का। कौन कौन सा, तो इसको हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, वह है नृत्य और नृत्य। नृत्य और नृत्य की बात जो है उसको करते हैं कि नृत्य किसको कहते हैं, नृत्य किसको कहते हैं। तो कहा है अन्यद भावाश्रय नृत्यम। अन्यत का मतलब है जिसका पहले वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा था, तो इससे पहले जो हमने देखा वह रूपक का वर्णन चल रहा था कि जो रूपक है वह रसों से आश्रित, रसों पर आश्रित रहता है और वह उस रूपक में जो है वह नट आदि जो है उन नट आदि में रामादि का आरोप होने के कारण वही नाट्य जो है वह रूपक कहलाता है। ये बात तो यहां पर कह रहे हैं कि अन्यत अर्थात जो रसों के आश्रय से रहने वाला जो रूपक है उस रूपक के अलावा जो है वह भावों के आश्रय से जो होने वाला है उसी का नाम जो है वह नृत्य है। क्लियर। तो नृत्य और रूपक दोनों में अंतर क्या है, तो जो रूपक जो है वह रसों के आश्रय से या नाट्य जो है वह रसों के आश्रय से रहता होने वाला होता है
और नृत्य जो है वह भावाश्रय अर्थात भावों के आश्रित होता है। क्लियर? तो अन्यद मने जो रसों के आश्रय से रहने वाला जो नाट्य है उससे भिन्न जो भावों के आश्रय में रहता है उसको क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं। क्लियर? इसकी वृत्ति में कहा गया है, देखिए दश रूपक की वृत्तियां जो हैं उन वृत्तियों को बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार वृत्तियों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हम क्या होता है कि श्लोकों को याद करके चले जाते हैं और वृत्तियों को देखते नहीं है। जब जाकर के फिर क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन जो है वह गलत हो जाते हैं। जब टेस्ट सीरीज चलती है तब ऐसे क्वेश्चन जो है वहां टेस्ट में पूछते हैं, तब बच्चों को यह पता नहीं होता कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर एक लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के एग्जाम की तैयारी करें तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कहा गया है वृत्ति में वाक्यार्थाभिनयात्मकान नाट्यम, अर्थात जो वाक्यार्थ अभिनयात्मक होता है वह नाट्य कहलाता है। ठीक है? और पदार्थाभिनयात्मक मन्यदेव नृत्यम इति, अर्थात वाक्यार्थ अभिनयात्मक जो होता है वह नाट्य होता है और पदार्थ अभिनयात्मक जो होता है वह नृत्य होता है। क्लियर? ये दोनों चीजें। तो ये पंक्ति को याद कर लेना कि जो भावों के आश्रय में रहता है उसको नृत्य कहते हैं, रसों के आश्रय में जो रहता है उसको नाट्य कहते हैं, और वाक्यार्थ अभिनयात्मकम नाट्यम अर्थात वाक्यार्थ अभिनयात्मक जो होता है वह नाट्य कहलाता है और पदार्थ अभिनयात्मक जो होता है वह नृत्य कहलाता है। क्लियर? अब नृत्य किसको कहते हैं? देखिए नृत्यम और नृत्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? नृत्यम ताल लयाश्रयम अर्थात ताल और लय के आश्रय से जो रहता है उसको नृत्य कहते हैं। तब तीनों चीजें क्लियर हो गई कि जो रसों के आश्रय से रहता है वह नाट्य कहलाता है, जो भावों के आश्रय से रहता है उसको नृत्य कहते हैं, और जो ताल और लय के आश्रय से रहता है उसको नृत्य कहते हैं। क्लियर? इसकी वृत्ति में कहा है तालस चंचत पुटादि लयो द्रुतादि, अर्थात जो ताल है वह किसको कहते हैं? तो हाथ की जो ताली है, हाथ की जो तालस चंचत पुटादि अर्थात जो ताल है वह हाथ के द्वारा जो ताली जो ध्वनि निकलती है उसको ताल कहते हैं। इसके बाद जो है वह लयो द्रुतादि अर्थात जो द्रुत, मध्यम और विलंबित तीन प्रकार के जो लय हैं, है ना, उसको लय कहा गया है। लय के कितने भेद हैं? तीन है, द्रुत है, इसके बाद मध्यम हो गया और विलंबित। ये तीन प्रकार के जो लय हैं उनको लय कहा गया है। तो ऐसे हाथ आदि की ताली के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली ताल ध्वनि है वह, और द्रुत, मध्यम और विलंबित इन तीन प्रकार के लय, इनकी अपेक्षा से अभिनय शून्य और अंग विक्षेप अर्थात इस हाथ की ताली आदि से बजने वाला जो ताल और जो लय है, तीन प्रकार के लय, इनकी अपेक्षा से अभिनय शून्य अंग विक्षेपो, अंग माने शरीर के अंगों का जो संचालन है वह नृत्यमिति, वह नृत्य कहा गया है। क्लियर? यहां तक कि जो नृत्य है वह ताल और लय के आश्रय से रहता है, और इसके बाद जो ताल है वह हाथ के ध्वनि से उत्पन्न होने वाली जो ताली आदि से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उसको ताल कहते हैं, और तीन प्रकार के जो लय हैं उन ताल और लय के आश्रय से या ताल और लय की अपेक्षा से जो अभिनय से शून्य है, और अभिनय से शून्य ऐसा अंग विक्षेप अर्थात शरीर का जो संचालन है उसको नृत्य कहा गया है। चलिए अब इसका नृत्यम और नृत्य इन दोनों का अपर नाम जो है वह क्या कहा गया है? तो आद्यम पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम, अर्थात जो आद्यम, आद्यम का मतलब होता है पहला, पहला क्या बताया गया है? नृत्यम। तो वह नृत्य जो है वह पदार्थाभिनयो अर्थात वह पदार्थाभिनय यहां पर कहा गया है, वाक्यार्थाभिनयात्मक नाट्यम और पदार्थाभिनयात्मक नृत्यम। तो जो आद्यम पहला जो है जो कि कैसा है? तो पदार्थाभिनयात्मक है। तो ऐसा पदार्थाभिनयात्मक आद्यम माने जो नृत्य है वह उसका दूसरा नाम है वह है मार्ग है, और देशी तथा परम, और जो परम माने बाद में जिसका वर्णन हुआ ऐसा जो नृत्य है उस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो उसको देशी भी कहा गया है। क्लियर? तो इसको यहां पर लिख लें, जो नृत्य है उस नृत्य को कहा क्या कहते हैं? तो उस नृत्य को दूसरा कहते हैं मार्ग भी कहते हैं, और जो नृत्य है उस नृत्य को क्या कहते हैं? तो उस नृत्य को दूसरा देशी भी कहते हैं।
क्लियर हो गया यहां तक? देखिए दश रूपक जो है वह ऐसा कोई भी पॉइंट जो है वह छूटेगा नहीं, जो मतलब जो कि किताब में से ऐसा नहीं हो कि अपन जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहे, नहीं, जितना भी दश रूपक के पहले प्रकाश को पढ़ रहे हैं, दश रूपक के पहले प्रकाश में जितने श्लोक हैं, जितने सूत्र हैं, जितनी कारिका है, जितनी वृत्तियां, उन सबको देख रहे हैं। इसलिए इसके अलावा छूटने का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो यहां पर जो है वह हो गया नृत्यम और नृत्य, दोनों की परिभाषा हो गई। इससे पहले नाट्य जो है उसकी परिभाषा हो गई। तीनों में फर्क क्या है वो भी हमने देख लिया। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो आद्यम पदार्थाभिनयात्मक, ये याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पदार्थाभिनयात्मक क्या है। तो पदार्थाभिनयात्मकम नृत्यम, तो जो पदार्थाभिनयात्मक नृत्य है उसको मार्ग भी कहते हैं, और उस देशी तथा परम अर्थात जो नृत्य है उस नृत्य को देशी कहा गया है। अब इसकी वृत्ति में कहते हैं कि नृत्यम पदार्थाभिनयात्मकम मार्गम इति प्रसिद्धम नृत्यम च देशीति, अर्थात जो पदार्थाभिनयात्मक जो नृत्य है उस पदार्थाभिनयात्मक नृत्य को मार्ग कहा गया है, और मार्ग नाम से प्रसिद्ध है वह, और जो नृत्य है वह नृत्य देशी इस नाम से वह प्रसिद्ध है। क्लियर? तो ये जो है वह दश रूपक का नृत्य और नृत्य जो है इनकी बात यहां पर पूरी होती है। अब नृत्य और नृत्य ये दो जो हैं उसके भेद की बात करते हैं। किसके भेद की? नृत्य और नृत्य, इन दोनों की भेदों की बात अब यहां पर करते हैं। मधुरोद्दत भेदेन तद द्वयम द्विविधम पुनः लास्य तांडव रूपेण नाटकाद्युपकारकम। अब यहां पर भेदों की बात कर रहे हैं। किसके भेदों की? नृत्य और नृत्य जो है उस नृत्य और नृत्य के भेदों की बात कर रहे हैं, कि कहते हैं कि मधुर और उद्दत भेदेना, अर्थात मधुर और उद्दत के भेद से तद द्वयम, अर्थात तत् मने वह, द्वयम मने दोनों, नृत्य और नृत्य जो हैं वह द्विविधम पुनः दो प्रकार के कहे गए हैं। लास्य तांडव रूपेण नाटकाद्युपकारकम, और वह मधुर और उद्दत जो नृत्य और नृत्य है वह लास्य और तांडव इस रूप में इनका नाट्य में प्रयोग होने के कारण यह नाटक के लिए उपकारक कहे गए हैं। क्लियर हो गया एक बार अर्थ? चलिए, मधुर नृत्य और नृत्य की बात यहां चल रही है कि वह नृत्य और नृत्य जो है वह मधुर और उद्दत के भेद से दो प्रकार के कहे गए हैं, और उस मधुर और उद्दत जो नृत्य और नृत्य है उसका प्रयोग जो है वह नाट्य में लास्य और तांडव के रूप में होता है, और लास्य और तांडव के रूप में नाट्य में इनका प्रयोग होने के कारण ये नृत्य और नृत्य जो है वह नाटक के लिए उपकारक कहे गए हैं। ठीक है, देखिए जो नृत्य है वह नृत्य मधुर नृत्य कहा गया है, और वह नृत्य जो है वह उद्दत भी है, उसका भेद है। और नृत्य जो है वह नृत्य भी मधुर है, मधुर भी इसका भेद है, और इसका ही इसी नृत्य का उद्दत भी भेद है। क्लियर? अर्थात जो नृत्य है वह मधुर भी होता है और उद्दत भी होता है, नृत्य जो है वह मधुर भी होता है और उद्दत भी होता है। तो इस प्रकार से नृत्य और नृत्य इन दोनों के दो दो भेद हो जाते हैं, और इसमें जो मधुर नृत्य और मधुर नृत्य ये दोनों जो है, मधुर, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें कि मधुर नृत्य और मधुर नृत्य इन दोनों का प्रयोग जो है वह नाटक में लास्य के रूप में होता है। किसमें होता है? लास्य के अंतर्गत होता है। और उद्दत नृत्य और उद्दत नृत्य इसका जो प्रयोग है वह तांडव में होता है। मधुर नृत्य, उद्दत नृत्य और उद्दत नृत्य जो है इसका प्रयोग जो है वह तांडव के रूप में होता है। और लास्य जो है वह कौन करती है नाटक में? तो लास्य जो है वह स्त्रियां करती हैं। कौन करती हैं? लास्य जो है वह स्त्रियां करती हैं। और तांडव जो है वह कौन करते हैं? तो तांडव जो है वह पुरुष करते हैं। तांडव कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और लास्य जो है वह कौन करती हैं? तो लास्य जो है वह स्त्रियां करती हैं। कौन करती हैं? स्त्रियां जो है वह लास्य करती हैं। क्लियर? तो
नृत्य और नृत्य जो है, इन दोनों के भेदों की यहां बात हो गई कि नृत्य भी मधुर होता है, उद्यत भी होता है। नृत्य जो है वह भी मधुर होता है और उद्यत होता है। मधुर नृत्य और मधुर नृत्य, इन दोनों का प्रयोग नाट्य में लास्य के रूप में होता है। और मधु उद्यत नृत्य और उद्यत नृत्य, इसका प्रयोग जो है वह तांडव के रूप में होता है। लास्य जो है उसको कौन करता है? स्त्रियां करती हैं। तांडव जो है उसको कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो ये इसके जो है वह नृत्य और नृत्य, इन दोनों के जो भेद हैं, उन भेदों की बात यहां पर पूर्ण हो जाती है। अब आगे जो बात करते हैं वह भेदक तत्व, जो 10 रूपक हैं, उन 10 रूपकों के भेदक तत्वों की बात करते हैं कि उनके भेदक तत्व कौन से हैं। तो कहा गया है वस्तु नेता रसस्तेषाम भेदकः वस्तु च द्विधा तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विधु। अब यहां पर भेदक तत्वों की बात चल रही है कि वस्तु नेता और रस, वस्तु नेता और रस तेषाम भेदकः, अर्थात उस जो 10 रूपक हैं, 10 रूपकों के भेदक तत्व कितने हैं, ये परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो इसके भेदक तत्व जो है वह 3 है। कौन कौन से? एक तो है वस्तु, दूसरा जो है वह है नेता, और तीसरा इसका भेदक तत्व है वह है रस। क्लियर? 10 रूपकों के भेदक तत्व 3 हो गए, वस्तु, नेता और रस। अब तेषाम वस्तु च द्विधा, अब यहां पर वस्तु की बात कर रहे हैं कि जो वस्तु है वह 2 प्रकार की है। इसके कितने भेद हो गए? 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होती है आधिकारिक, आधिकारिक कथा वस्तु। दूसरा जो इसका भेद होगा वह होगा प्रासंगिक कथा वस्तु। क्लियर? तो वस्तु, नेता और रस जो है वह रूपकों के 10 भेदक, जो 10 रूपक हैं उनके भेदक तत्व 3 है, वस्तु, नेता और रस। उसमें भी जो वस्तु अर्थात कथा वस्तु है वह 2 प्रकार की होती है। उसमें पहली है आधिकारिक और दूसरा जो है वह प्रासंगिक। अब मुख्यम आधिकारिकम, अर्थात जो मुख्य प्रधानभूत आधिकारिकम, इसकी वृत्ति में कहा गया है प्रधानभूतम आधिकारिकम। प्रधानभूतम आधिकारिकम, जैसे कि रामायणे राम सीता वृत्तांतः। ये इसकी वृत्ति में लिखा गया है। अंगभूत प्रासंगिकम, अंगभूत प्रासंगिकम, ठीक है, जैसे विभीषण सुग्रीवादि वृतांतम। क्लियर? तो ये इसकी वृत्ति में कहा गया है कि प्रधानभूत जो है वह कथा वस्तु आधिकारिक कहलाती है। जैसे रामायण में राम सीता का जो वृतांत है वह आधिकारिक कथा वस्तु है। क्लियर? अगर ये परीक्षा में पूछ लिए कि रामायणे राम सीता वृतांतः कस्य उदाहरणम अस्ति, किसका उदाहरण है, तो ये आधिकारिक कथा वस्तु का उदाहरण है। ठीक है? और अंगभूत प्रासंगिकम, अर्थात जो अंगभूत है, यहां कह सकते हैं अप्रधान है, उसको ऐसी कथा वस्तु जो है वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे कि रामायणे विभीषण सुग्रीवादि वृतांतम, अर्थात रामायण में जो विभीषण और सुग्रीव का जो वृतांत है उसको जो है वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहा गया है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई है कि 10 रूपक जो है उस 10 रूपक के भेदक तत्व कितने हैं। अगर ये परीक्षा में पूछ लिया जाए 3 है, वस्तु, नेता और रस। उसमें से जो वस्तु, अर्थात वस्तु का मतलब है कथा वस्तु, है ना, कथा वस्तु, और इसका दूसरा नाम जो है वो बहुत सी बार इतिवृत्त भी मिलता है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इतिवृत्त कितने हैं ये भी पूछ लिया जाए तो आपको यही कथा वस्तु के जो भेद हैं
वस्तु के जो भेद है वही बताने। तो कथा इसके भेद जो हैं वह दो प्रकार के हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। जो आधिकारिक है वह प्रधानभूत कथा वस्तु होती है, जैसे कि रामायण में राम सीता वृतांत, और अंगभूत जो कथा वस्तु होती है वह प्रासंगिक कहलाती है, जैसे कि विभीषण सुग्रीवादि वृतांतम। अब इनकी परिभाषाएं जो हैं वह देखते हैं। सबसे पहले जो आधिकारिक कथा वस्तु है उसकी बात करते हैं। तो अधिकारः फल स्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्त्यम अभिव्यापी वृत्तम स्याद अधिकारिकम। अब यहां पर कहा जा रहा है कि फल स्वाम्यम अधिकारः, अर्थात फल पर स्वामित्व का होना यह कहलाता है अधिकार कहलाता है। फल पर स्वामित्व का होना यह कहलाता है अधिकार। और तत्च प्रभु अधिकारी, और उस फल का जो स्वामी है वह अधिकारी कहलाता है। क्लियर? फल पर स्वामित्व का होना अधिकार कहलाता है, और उस फल का जो स्वामी है या जो उस फल का मालिक जो है उसको अधिकारी कहलाते हैं और अधिकारी कहा जाता है। तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्याद अधिकारिकम, अर्थात उस फल का जो अधिकारी है, फल का जो स्वामी है, उसको फल की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक जो निर्बाध रूप से चलती है, ऐसी जो इतिवृत्त होता है वह आधिकारिक इतिवृत्त या कथा वस्तु कही जाती है। क्लियर? अर्थात जब तक जो स्वामी है, फल का जो स्वामी है, उसको जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक निर्बाध रूप से जो प्रचलित होता है ऐसा इतिवृत्त जो है वह आधिकारिक इतिवृत्त या आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे इसकी वृत्ति में कहा गया है कि फलेन स्वस्वामी संबंधो अधिकारः, अर्थात फल के साथ में स्वस्वामी संबंध को अधिकार कहते हैं। ये याद रखना, ये वृत्तियां इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर एज इट इज कहीं पंक्तियां परीक्षा में पूछ ली जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए ये सारी चीजें बता रहे हैं कि फलेन, फल के साथ में स्वस्वामी संबंध होना वह अधिकार कहलाता है। तत्फल स्वामी चाधिकारी, और उस फल का जो स्वामी है, जो फल का मालिक है, अर्थात वह नायक, वह अधिकारी कहलाता है। अधिकार और अधिकारी दोनों में जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए कि फल से जो स्वस्वामी भाव संबंध है उसको तो अधिकार कहते हैं, और उस फल का जो स्वामी है उसको अधिकारी कहते हैं। ये पंक्ति जो है वह इंपॉर्टेंट है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी पूछी गई है। फल पर्यंतताम नियमानम इति वृत्तम आधिकारिकम, अर्थात जब तक फल की प्राप्ति हो जाए तब तक, वहां तक जो इतिवृत्त जो है या कथा वस्तु जो है वह चलती है, वह आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। क्लियर? फल पर्यंतताम नियमानम इति वृत्तम आधिकारिकम, अर्थात जो फल का स्वामी है, माने जो नायक, उस फल के स्वामी अर्थात उस नायक को फल की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती या फल की प्राप्ति तक ले जाने वाला जो इतिवृत्त है वह आधिकारिक कथा वस्तु या आधिकारिक इतिवृत्त कहलाता है। क्लियर? तो ये जो हो गया वह आधिकारिक कथा वस्तु जो है उसकी डेफिनेशन हो गई। अब प्रासंगिक कथा वस्तु है, उस प्रासंगिक कथा वस्तु की बात करते हैं। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः सानुबंध प्रताकाख्य प्रकृच प्रदेश भाग, अर्थात प्रासंगिकम परार्थस्य अर्थात जो दूसरे के लिए का अर्थ होता है जो आधिकारिक कथा वस्तु के लिए बनी होती है या आधिकारिक कथा वस्तु के लिए होती है, उसको प्रासंगिकम कहते हैं, प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। अर्थात जो प्रासंगिक कथा वस्तु है वह आधिकारिक कथा वस्तु के आश्रय में ही रहती है। ठीक है, इसलिए यहां पर कहा गया है परार्थस्य, अर्थात जो कथा वस्तु परार्थस्य अर्थात दूसरे की अर्थ की सिद्धि के लिए, अर्थात आधिकारिक कथा वस्तु की सिद्धि के लिए ही जो बनी है उसको प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। और प्रसंगता यस्य स्वार्थो, अर्थात प्रसंगवश जो दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए तो बनी हुई है लेकिन दूसरे की अर्थ की सिद्धि के साथ साथ में ही प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ की सिद्धि भी हो जाती है, ऐसी जो प्रासंगिक कथा वस्तु है वह सानुबंधम पताकाख्या प्रकृच पदेश भाग, वह दो प्रकार की है।
कौन कौन सी? एक तो है पताका और दूसरा जो इसका भेद है वह है प्रक्रिय। एक जो भेद है वह क्या हो गया? पताका हो गया, दूसरा इसका भेद है वह क्या हो गया? प्रक्रिय हो गया। तो ये प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद हो गए, पताका और प्रक्रिय। और पताका किसको कहते हैं? तो सानुबंध पताकाख्य, अर्थात जो अनुबंध से सहित होती है वह पताका कहलाती है। और प्रदेश भाग प्रक्रिय, अर्थात जो प्रदेश सीमित समय तक ही बनी रहती है वह प्रक्रिय कहलाती है। क्लियर? सानुबंध का मतलब होता है जो गौण रूप से जो आधिकारिक कथा वस्तु है उसके साथ साथ में दूर तक जाती है वह कहलाती है पताका। क्लियर? जो आधिकारिक कथा वस्तु है वो तो आपको पता ही है कि जब तक नायक जो है, फल का स्वामी कौन? नायक। तो नायक को जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आधिकारिक जो कथा वस्तु है वह तो चलती रहती है। लेकिन जो पताका है, प्रासंगिक जो होती है, प्रासंगिक कथा वस्तु होती है वह क्या होती है? थोड़े समय के लिए बीच में आती है। क्लियर? तो उसके जो है वह उस प्रासंगिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? तो जो आधिकारिक कथा वस्तु की सिद्धि के लिए जो है वह आती है और उसमें उसके अर्थ की सिद्धि के साथ साथ में उसके अर्थ, स्वयं के अर्थ की भी सिद्धि हो जाती है। और वह सानुबंधम पताकाख्या, अर्थात पताका और प्रक्रिय इसके दो भेद हैं। पताका किसको कहते हैं? तो जो गौण रूप से सानुबंध, गौण रूप से जो आधिकारिक कथा वस्तु है इसके साथ साथ में ही चलती रहती है वह पताका कहलाती है। और प्रक्रिय जो है वह थोड़े समय के लिए आती है और फिर वह जो है वह अपना अस्तित्व या वह उसका अर्थ स्पष्ट होने के बाद वह क्षीण हो जाती है, वह प्रक्रिय कहलाती है। ठीक है? तो इन दोनों चीजों को याद रखना। अनुबंध से सहित सानुबंधम का तो सानुबंधम पताकाख्या, तो प्रदेश भाग का तो प्रदेश भाग प्रक्रिय। अब इसकी वृत्ति को देखना है क्योंकि वृत्ति में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी वृत्ति में है दूरम यद अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका सुग्रीवादि वृतांतवत, अर्थात जो दूर तक अनुवर्तन करती है प्रासंगिकम, और जो दूर तक अनुवर्तन करती है किसका? तो आधिकारिक कथा वस्तु का जो दूर तक अनुवर्तन करती है, ऐसी प्रासंगिक कथा वस्तु का जो भेद है उसको पताका कहा जाता है। और जैसे सुग्रीवादि वृतांत जो है वह सुग्रीवादि वृतांत जो है वह पताका के उदाहरण है। और यद अल्पम दूरम ना अनुवर्तते, अर्थात जो अल्प समय के लिए ही अनुवर्तन करती है और जो दूर तक जो कथा वस्तु है, आधिकारिक कथा वस्तु, उसका दूर तक अनुवर्तन नहीं करती है वह प्रक्रिय कहलाती है। जैसे कि श्रवणादि वृतांतवत, अर्थात जो श्रवणादि के वृतांत हैं, शबरी आदि के जो वृतांत हैं रामायण में, वह सारे वृतांत जो हैं वह प्रक्रिय के उदाहरण हैं। क्लियर हो गया यहां तक कि जो दूर तक जो आधिकारिक कथा वस्तु है उस आधिकारिक कथा वस्तु का दूर तक अनुवर्तन करती है, उसके साथ साथ में चलती है, ऐसी प्रासंगिक कथा वस्तु का जो भेद है उसको पताका कहा जाता है। और उसका जो उदाहरण है पताका का वह है सुग्रीवादि वृतांतवत, है ना? रामायण में जो सुग्रीवादि जो वृतांत हैं वह पताका के उदाहरण है। और जो अल्प समय के लिए आती है आधिकारिक कथा वस्तु के साथ में, और जो दूर तक जो अनुवर्तन आधिकारिक कथा वस्तु के साथ में दूर तक अनुवर्तन नहीं करती है वह प्रक्रिय कहलाती है। और उसका उदाहरण जो है वह श्रवणादि वृतांतवत, अर्थात जो श्रवणादि के जो वृतांत है, शबरी आदि के जो वृतांत है वह प्रक्रिय के उदाहरण कहे गए हैं। तो ये प्रासंगिक कथा वस्तु जो है उस प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद हुए। अब यहां पर जो है वह पताका और प्रक्रिय इनकी बात हुई, तो एक जो है वह बीच में फिर पताका स्थानक शब्द आता है। तो उस पताका स्थानक किसको कहते हैं उसके लिए यहां पर कहा गया है। तो कहा है प्रस्तुता गंतु भावस्य वस्तुन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। अब पताका स्थानक किसको कहते हैं? तो कहा गया है कि प्रस्तुत जो कथा प्रचलित है, चल रही है, उस कथा के साथ में आगंतु भावस्य, अर्थात जो आगे आने वाली जो कथा है उस आगे आने वाली कथा का जो है वह वहां पर कथन करना वह कहलाता है पताका स्थानक। और वह मतलब जो कथा वर्तमान में चल रही है उस कथा के साथ में जो आगे कथा आने वाली है उस आगे आने वाली कथा का
सूचना देना वह कहलाता है पताका स्थानक। और वह सूचना किसके आधार पर दी जाती है? तो समान वृत्त के आधार पर। अर्थात अगर कथावृत्त यानी कथा वस्तु अगर दोनों में जो वर्तमान में जो चल रही है उसकी कथानक और भविष्य में जो आने वाले कथानक है उन दोनों में अगर वृत्त कथा वस्तु समान है तो उसका वहां पर जो है वह एक सूक्ष्म रूप से कथन या उसकी बात वहां पर प्रस्तुत कर दी जाती है। या फिर कथानक समान नहीं है और अगर विशेषण वहां पर समान है तब भी वहां पर जो है वह भविष्य में जो आने वाली कथा है उसका वहां पर जो है वह कथन किया जाता है और उसको क्या कहते हैं? पताका स्थानक कहते हैं। और वह दो प्रकार का होता है पताका स्थानक। एक तो होता है तुल्य संविधान और दूसरा जो है वह इसका भेद है वह है तुल्य विशेषण। तुल्य संविधान और तुल्य विशेषण ये पताका स्थानक के दो भेद हैं। क्लियर? तो जो किसको कहते हैं पताका स्थानक? तो जो प्रस्तुत कथा है उस प्रस्तुत कथा के साथ में जो आगंतुक भावस्य भविष्य में जो आने वाली कथा है उस कथा का समान कथा के या समान वृत्त के आधार पर या समान विशेषणों के आधार पर उस भविष्य में आने वाली जो कथा है उस कथा का वहां पर जो है वह चित्रण करना या वहां पर जो है वह प्रदर्शन करना वह कहलाता है पताका स्थानक कहलाता है। और वह तुल्य संविधान और तुल्य विशेषण के भेद से दो प्रकार की कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये जो कथा वस्तु के जो भेद हैं उसके और भेद कहे गए हैं उसकी बात करते हैं कि इतिवृत्त जो है वही कथा वस्तु की बात यहां पर चल रही है। उस कथा वस्तु के अन्य भेद कौन से हैं? तो कहा है प्रख्यात उत्पाद्य मिश्रत्वम भेदात त्रिधापि तत्त्रिधा। अर्थात जो त्रिधापि अर्थात सबसे पहले जो है वह इतिवृत्त जो है वह क्या कहा गया था? आधिकारिक कहा गया था। आधिकारिक कथा वस्तु। दूसरा इतिवृत्त जो है वह क्या कहा गया था? प्रासंगिक। और उस प्रासंगिक के कौन कौन से भेद थे? एक तो था प्रकृ और दूसरा जो भेद इसका था वह था पताका। प्रकृ और पताका इसके भेद थे। तो यहां पर जो है वह एक भेद कथा वस्तु का आधिकारिक, दूसरा प्रकृ और तीसरा जो है वह पताका। इस प्रकार से जो है वह त्रिधापि अर्थात तीन प्रकार के आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु के प्रकृ और पताका। तो आधिकारिक और प्रकृ और पताका कथा वस्तु के तीन भेद हो गए। तो वह तीन प्रकार के जो भेद हैं कथा वस्तु के वह प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये तीन प्रकार के फिर पुनः हो जाते हैं। अर्थात तीन प्रकार के आधिकारिक, प्रकृ और पताका जो भेद हैं उनके प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये तीन प्रकार के फिर भेद हो जाते हैं। तो तीन प्रकार 3 इंटू 3 बराबर कथा वस्तु के कितने भेद हो जाते हैं? 9 भेद हो जाते हैं। क्लियर? अब इनके लक्षण क्या है ये पूछा जाता है। कथा वस्तु के कितने भेद है ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कथा वस्तु के 2 भेद भी होते हैं, कथा वस्तु के 9 भेद भी होते हैं और कथा वस्तु के अनेक या अनंत भेद भी होते हैं। इसलिए ये परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कथा वस्तु के कितने भेद हैं, तो आपको अगर ऑप्शन में 2 है और 9 है, दोनों अगर विकल्प में मिल जाते हैं, तब आपको 2 विकल्प जो है उसका ही चयन करना है कि कथा वस्तु के 2 भेद हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पर जो है वह कहा जा रहा है कि प्रख्यातमितिहासादि अर्थात जो इतिहास आदि के द्वारा ग्रहण किया गया जो इतिवृत्त है उसको प्रख्यात इतिवृत्त कहा गया है। क्लियर? इतिहास आदि जो है उस इतिहास आदि से ग्रहण किया गया जो इतिवृत्त है वह प्रख्यात इतिवृत्त कहलाता है। और कवि के द्वारा कल्पित जो इतिवृत्त है उसको उत्पाद्य इतिवृत्त कहा जाता है। और मिश्रम च संकराताभ्याम अर्थात जो प्रख्यात
और उत्पाद्य इन दोनों के मिश्रण वाला जो इतिवृत्त है उसको मिश्र इतिवृत्त कहा जाता है। क्लियर? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये तीन प्रकार से आधिकारिक, प्रक्रिया और पता का इनके तीन भेद फिर से हो जाते हैं। प्रख्यात किसको कहते हैं? तो इतिहास आदि के द्वारा जो इतिवृत्त को ग्रहण किया जाता है उसको प्रख्यात इतिवृत्त कहते हैं। इसके बाद कवि के द्वारा जो कल्पित है उसको उत्पाद्य इतिवृत्त कहते हैं। और प्रख्यात और उत्पाद्य इन दोनों का मिश्रण जहां पर है उसको मिश्र इतिवृत्त कहा जाता है। और दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य के भेद से जो ये इतिवृत्त है वह अनेक प्रकार का कहा गया है। ठीक है, ये 9 प्रकार का तो कथा वस्तु हो गई। फिर वह 9 प्रकार की जो कथा वस्तु है वह दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य के भेद से जो कथा वस्तु है वह अनेक प्रकार की होती है। चलिए, तो ये जो है वह इतिवृत्त जो है, उस इतिवृत्त के अन्य भेद जो है उसको देख लिया। ये यहां से जो है वह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कवि कल्पित जो है वह इतिवृत्त कहां होता है, तो वह उत्पाद्य में होता है। और इतिहास आदि से लिया गया जो इतिवृत्त है वह कहां होता है, क्या कहलाता है, तो वह प्रख्यात कहलाता है। अब जो इतिवृत्त है, इस इतिवृत्त का फल क्या है, उस फल की बात कहते हैं कि कार्य त्रिवर्गस्तच्छुद्ध मेकानेकानुबंधिश्च। अब जो इतिवृत्त है उस इतिवृत्त का फल है कि जो त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ और काम, इस धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करवाना जो है वही इस इतिवृत्त का फल होता है। और वह इतिवृत्त जो है वह कभी धर्म से अन्वित होता है, कभी जो है वह इतिवृत्त धर्म और अर्थ से अन्वित होता है, धर्म एवं अर्थ से अन्वित होता है। और कभी जो वह इतिवृत्त है वह धर्म, अर्थ एवं काम से अन्वित होता है। क्लियर? तो वह इतिवृत्त जो है, वह इतिवृत्त का फल जो है वह धर्म, अर्थ और त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम, इनकी प्राप्ति को करवाने वाला है। और वह इतिवृत्त कभी धर्म से अन्वित होगा, तो धर्म से अन्वित होने पर वह इतिवृत्त का फल जो है वह एकानुबंधी कहलाता है। और वह इतिवृत्त का फल धर्म और अर्थ से अन्वित होगा तो वह द्वयनुबंधी कहलाएगा। और वह धर्म, अर्थ एवं काम से अन्वित होगा तो वह त्रयनुबंधी कहलाता है, तो वह त्रयनुबंधी कहलाता है। तो इतिवृत्त फल के कितने प्रकार हैं, तो इतिवृत्त के फल के 3 प्रकार हो जाते हैं, एकानुबंधी, द्वयनुबंधी और त्रयनुबंधी। ठीक है, तो यही जो है वह इतिवृत्त का फल है कि 3 जो त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ और काम, इन धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति को करवाना जो है वही इतिवृत्त का फल है। और धर्म से अन्वित है तो उस इतिवृत्त के फल को एकानुबंधी कहा जाता है। धर्म एवं अर्थ से अन्वित है तो उसको द्वयनुबंधी कहा जाता है। धर्म, अर्थ एवं काम से अगर अन्वित है तो उसको त्रयनुबंधी इतिवृत्त का फल कहा जाता है। और इतिवृत्त का जो फल है वह 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, अब त्रिवर्ग फल की प्राप्ति के जो साधन है ना, उसको अर्थ प्रकृति कहते हैं। ये धर्म, अर्थ और काम, इन 3 वर्ग की प्राप्ति के जो साधन है उसको अर्थ प्रकृति कहते हैं, है ना। और उस अर्थ प्रकृति के जो अर्थ प्रकृति है, उस अर्थ प्रकृति का लक्षण क्या है, तो प्रयोजन सिद्ध हेतवः, प्रयोजन सिद्ध हेतव अर्थ प्रकृतय। अर्थात जो प्रयोजन सिद्धि के जो हेतु है वह अर्थ प्रकृति कहलाती है। अर्थात इतिवृत्त जो है, उस इतिवृत्त का फल क्या है, तो 3 वर्ग की धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करवाना। तो उन धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का जो हेतु है, उस प्रयोजन की प्राप्ति के जो हेतु हैं वह क्या कहलाती है, अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। इस पंक्ति को याद कर लें कि प्रयोजन सिद्ध हेतव अर्थ प्रकृतयः, अर्थात प्रयोजन की सिद्धि के जो हेतु हैं
वह अर्थ प्रकृतियां कहलाती है। और अर्थ प्रकृतियों की संख्या जो है वह 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? बीज, बिंदु, तीसरी है पताका, चौथा है प्रकृति, और पांचवी अर्थ प्रकृति है वह है कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 जो है वह प्रयोजन सिद्धि के हेतु है और इन्हीं को अर्थ प्रकृतियां कही गई हैं। और इसमें पताका और प्रकृति, इनका लक्षण हमने पहले पढ़ लिया है। पताका और प्रकृति, इन दोनों का लक्षण जो है वह हमने पढ़ लिया है। अर्थ प्रकृति प्रयोजन सिद्ध हेतु, इसको अगर ऐसे भी लिख लें तो वो वही बात है। अर्थ प्रकृति प्रयोजन सिद्ध हेतु, ऐसे लिख लें। अर्थ प्रकृति प्रयोजन सिद्ध हेतु। क्लियर? तो प्रयोजन की सिद्धि में जो हेतु है उनको अर्थ प्रकृति कहा जाता है। और वह 5 है: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति की बात हो गई। बिंदु और बीज, इनकी बात जो है वह अब हम करेंगे। तो सबसे पहला है वह है बीज। किसको कहते हैं? तो स्वल्पोदिष्टस्तु तद्वेतु बीजम विस्तार्य नेकधा। अब यहां पर कहा जा रहा है कि स्वल्पो उद्दिष्टस्तु, अर्थात जिसका प्रारंभ में जो है वह सूक्ष्म कथन किया गया हो। स्वल्प उद्दिष्टस्तु, अर्थात जिसका प्रारंभ में स्वल्प सूक्ष्म कथन किया गया हो और अनेकधा विस्तार्य, और बाद में जो है वह अनेक रूप से विस्तारता को प्राप्त हो जाए, ऐसे इतिवृत्त का जो हेतु है, ऐसे इतिवृत्त के फल का जो हेतु है उसको बीज कहा गया है। क्या कहा गया है? बीज। एक बार फिर से देखें कि जो प्रारंभ में तो सूक्ष्म रूप में जिसका वर्णन हो, लेकिन बाद में जो है वह अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त हो जाए, और ऐसे इतिवृत्त के फल का जो हेतु है उसको बीज कहा गया है। ठीक है। अब बिंदु किसको कहते हैं? तो अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम, अर्थात जो अवांतर कथा है उस अवांतर कथा के समाप्ति होने पर जो मुख्य कथा है उस मुख्य कथा का विच्छेद का नहीं होना, वही कहलाता है बिंदु कहलाता है। क्लियर? कि जब अवांतर कथा जो है उस अवांतर कथा का समाप्ति हो जाए, अवांतर कथा के समाप्त होने पर जो मुख्य कथा है उस मुख्य कथा के साथ में संबंध के विच्छेद को जो नहीं होने देता है वह बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु। जैसे मैं अभी 10 रूपक पढ़ा रहा हूं, 10 रूपक की कथा को पढ़ा रहा हूं और बीच में 10 रूपक को पढ़ाते पढ़ाते जो है अगर वह यहां से रामायण की तरफ चला जाऊं तो रामायण की कथा जो है वह अवांतर कथा हो गई। रामायण की कथा जो है वह अवांतर कथा हो गई। अवांतर कथा जैसे ही समाप्त हो तो समाप्त होने के बाद मुख्य कथा क्या है? 10 रूपक। तो वह जो वस्तु जो है वह अवांतर कथा के समाप्त होने पर, अर्थात रामायण की कथा को समाप्त हो गई, तो वापिस मुख्य कथा अर्थात 10 रूपक की जो कथा है उसकी तरफ जो है वह हमें जोड़ दे, वह कहलाता है बिंदु कहलाता है। क्लियर? तो जो है वह अवांतर कथा का विच्छेद समाप्ति होने पर जो मुख्य कथा है उस मुख्य कथा का अविच्छेद, उसका विच्छिन्न या उसका छेद नहीं होने दे, वह बिंदु कहलाता है। तो ये बीज और बिंदु हो गया। और कार्य किसको कहते हैं? तो कार्य के लिए कहा है कि जिस उद्देश्य के फल की प्राप्ति के लिए नायक का जो व्यापार है ना, या फल का जो स्वामी है उसका जो व्यापार होता है उसको कार्य कहा गया है। जिस हेतु, इसको लिख लें क्योंकि संस्कृत की कोई पंक्ति कार्य की डेफिनेशन के रूप में नहीं दी है 10 रूपक में। जिस उद्देश्य के फल की प्राप्ति हेतु
नायक का जो व्यापार होता है, जो व्यापार होता है उसे कार्य कहा गया है। क्लियर? तो ये जो है वो बीज हो गया, बिंदु हो गया। कार्य जिस उद्देश्य के फल की प्राप्ति हेतु नायक का जो व्यापार होता है उसको कार्य कहा गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने आज की क्लास में दश रूपक जो है वह दश रूपक का परिचय और दश रूपक के परिचय के साथ में इसका मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद में नृत्य का है, इसके बाद नृत्य क्या है, नृत्य क्या है, रूपक क्या है, रूपक क्या है, इसके बाद जो नाट्य है वह क्या है, इसके बाद जो अर्थ प्रकृतियां हैं, पर प्रयोजन सिद्ध हेतवः अर्थ प्रकृति प्रयोजन सिद्धि हेतवः, अर्थात प्रयोजन की सिद्धि का जो साधन है वही अर्थ प्रकृतियां हैं, और इन अर्थ प्रकृतियों का लक्षण भी हमने आज की क्लास में देखा। अगली क्लास में अवस्थाएं, अवस्था के साथ में फिर जो संधियां हैं उन संधियों के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।